हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू बैच के हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनमें उनको पढ़ना है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी कि प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। प्रारंभ से लेकर 1206 एडी तक जितनी भी घटनाएं हमारे भारत में हुई हैं वो आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, एकदम सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो आप लोग चेक करके पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के अलावा भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने मेजर या माइनर के रूप में, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जा रही है। एंड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मॉडल पेपर की वीडियोस, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए बिना देर किए हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने कभी वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा भी नहीं है तो आप पढ़ के अच्छे से समझ जाएंगे। वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदी में वैदिक काल। तो हम वैदिक काल को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड जान लेते हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जानना। वैदिक में आप देखेंगे वैदिक से वैद एक वर्ड निकलता है वैद, तो वैद का अर्थ होता है ज्ञान। नोट कर लीजिए। वेदों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वेदों की कितनी संख्या है, 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और ये जो 4 वेद हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैदिक काल की जानकारी इन 4 वेदों से हमें मिलती है। वैदिक काल जो है वो 2 कालों में बटा हुआ है। तो जो 4 ये संख्या में आप वेद देख रहे हैं, तो एक ऋग्वेद में हमें एक वैदिक काल के बारे में पूरा पता चलेगा, और इन तीनों में सेकेंड जो होगा उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में पता चलेगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। और भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो इसी के बाद वैदिक सभ्यता का विकास भारत में होता है। और जब आपने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी तो आपने ये भी देखा था कि बहुत सारे इतिहासकार सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण भी वैदिक सभ्यता के विकास को मानते हैं, कि भारत में आर्य आ चुके थे और वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है, आप पिछली वीडियो देख के समझ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। अब बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं वैदिक काल के बारे में। चलिए, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता कहिए, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, 1 और 2। पहला है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब आप सोचेंगे कि मैम जब वैदिक काल है तो सब कुछ तो वही है, तो इसे 2 भागों में क्यों बांट दिया गया? तो डाउट क्लियर कर देते हैं यहीं पर आगे पढ़ने से पहले। सबसे पहले देखिए, आप लोग देखेंगे कि जब वैदिक काल की शुरुआत होती है तो बहुत सा जो आर्य थे अभी बहुत चीज़ें नहीं जान पाए थे, अभी वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, इधर उधर रहते थे, जहाँ भोजन मिलता, जहाँ शिकार मिलता वहीं ठहर जाते थे, घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। और इनका जो जीवन था अभी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, शुरुआत में। तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहिए, जब यही काल आगे बढ़ता है और बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत इनके समाज में, सोसाइटी में बहुत कुछ डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है पहले के अकॉर्डिंग, तो उसे एक नया नाम दे दिया गया उत्तर वैदिक काल। तो इसलिए ये 2 कालों में बढ़ गया, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 कालों में ये बढ़ गया। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग वेद में ही हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद जो यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद हैं उनमें हमें उत्तर वैदिक काल की पूरी जानकारी मिलती है। तो जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट यानी BC कहा जाता है। यूनिट नंबर 1 में ही वो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आगे बार बार आएगा तो आपको जानना पहले ही ज़रूरी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग BC और AD में कन्फ्यूज़ रहते हैं, ईसवी ईसा पूर्व में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो यूनिट नंबर 1 देख लीजिएगा। इसी
इसी से पहले जो यूनिट नंबर 1 मैंने अपलोड किया है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, पॉइंट के थ्रू मैंने पूरा नोट्स तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से मिलती है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्य शब्द का सबसे पहले यूज़ कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में ही हमें आर्य शब्द का सबसे पहले यूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है। 36 बार इनके बारे में उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अब देखिए, आर्य सबसे पहले जब भारत में जिस भी स्थान पर आकर बसे थे तो उस स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या कहा गया? भारत के जिस भी स्थान पर आर्य सबसे पहले आकर बसे थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। चलिए नोट कर लीजिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। देखिए एकदम इजी पॉइंट में मैंने बना दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं और एग्जाम में अच्छे से अपना आंसर ऐसे ही पॉइंट के थ्रू लिखिएगा। जब आपसे आर्यों के बारे में पूछ दे या उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछे या वैदिक काल के बारे में पूछे, आपको लिखना तो यही होगा, आपका आंसर यही होगा। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप अपना आंसर लिख कर आइएगा, पूरा एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अगला पॉइंट है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ये पशुओं को पाल करके ही अपना व्यवसाय करते थे। अगला पॉइंट है, आर्यों का जो समाज था पृथ्वी प्रधान समाज था, और आर्यों द्वारा जो पहली धातु की खोज की गई थी वो धातु लोहा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो पशुपालन था, और मतलब वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और स्त्रियों की जो शिक्षा की बात करें तो काफ़ी अच्छा था। मतलब स्त्रियां वैदिक काल में शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। और देखिए, ऋग्वेद से ही हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसको सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया है। आप ऋग्वेद में जब देखेंगे तो ऋग्वेद में बताया गया है कि जो सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और गंगा नदी की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो बस एक बार किया गया है, और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होगी तो वो लोग इसको नोट करते रहेंगे, क्योंकि पूछता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऑप्शन दे देगा 2 बार, 4 बार, 1 बार, 3 बार। आपको पता होना चाहिए 3 बार। अब पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। आपसे ऑप्शन दे दे गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गोमती, तो आप क्या कहेंगे? सरस्वती नदी। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु नदी घाटी का जो उल्लेख है, सिंधु नदी जो है उसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार लेकिन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख हुआ? सिंधु नदी का। गंगा का बस 1 बार, यमुना का 3 बार, और सबसे पवित्र मानी गई कौन सी नदी ऋग्वेद में? तो सरस्वती। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आर्य कौन थे? देखिए, वैदिक काल में जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था। तो आर्य लोग जो थे वो गाय को अधन्या मानते थे। इसका मतलब होता है कि ऐसा पशु जो मारने के योग्य न हो, जिसको मारा ना जाए, जिसको गौमाता माना जाता है ना गाय को। और पूर्व वैदिक काल में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो भगवान इंद्र थे। तो आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे वैदिक काल में? तो इंद्र थे। नोट कर लीजिए। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो थी वो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे उच्च जाति थी। ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, ज्ञान बांटते थे। क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे। वैश्य जो व्यापार करते थे, और युद्ध में हारे हुए लोग को शूद्र माना जाता था, जो नौकर होते थे, जो लोगों की सेवा करते थे। अब देखिए, इसमें आश्रम की भी व्यवस्था की गई थी। जो आर्य लोग थे उन्होंने मनुष्य के जीवन की जो औसत उम्र मानी थी कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आर्यों ने मनुष्य के जीवन को औसत रूप से 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांट दिया, जिसे उन्होंने आश्रम कह दिया। कि 4 भागों में बांट दिया, जिसे उन्होंने आश्रम कहा। कि 100 वर्ष अगर मनुष्य जीता है तो 25 साल, 25, 50, 75। देखिए, तो पैदा होते ही 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक माना गया ब्रह्मचर्य आश्रम।
उसके बाद 25 से लेकर 50 तक माना गया गृहस्थ आश्रम, और फिर 50 से लेकर 75 तक माना गया वानप्रस्थ आश्रम, और संन्यास 75 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक माना गया कि संन्यास आश्रम। इसके बाद मनुष्य की क्या है, मौत हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने जो आर्य थे उन्होंने 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्षों में बांट दिया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य देखिए इसका मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक इस काल में आर्य ब्रह्मचर्य जीवन तथा विद्यार्थी जीवन का पालन करते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब 25 साल के हो जाते थे तो ब्रह्मचर्य जीवन के बाद आर्य लोग विवाह करके गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते थे, शादी ब्याह करते थे और मतलब बच्चे होते थे, परिवार होते थे। उसके बाद इस तरह से 25 वर्ष उनका गुजर जाता था। उसके बाद आता था वानप्रस्थ, यानी 50 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक वो लोग अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ करके सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर के, संसार की टेंशन को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और इस काल में व्यक्ति अपने परलोक को सुधारने का प्रयास करता था कि जब वो मर जाएगा तो उसका मरने के बाद जो परलोक हो वो अच्छा हो, ताकि वो मतलब ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने लगता था। उसके बाद अगला जो चौथा आश्रम होता है वो संन्यास इन्होंने माना था कि 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु तक यह आश्रम जीवन के अंतिम काल से संबंधित होता था। और इस काल में मनुष्य परिवार समाज से अलग होकर अपना समस्त समय ईश्वर के चिंतन और मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में लग जाता था। मोक्ष प्राप्ति का मतलब मौत के प्रयासों में, मतलब मौत के प्रयासों का मतलब ईश्वर की तरफ ध्यान लगाता था ताकि उसे मौत आ जाए तो उसे फिर किसी चीज़ की परवाह न हो। तो इस तरह से आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान करके 4 आश्रम में बांट दिया था। आई होप आप इस आश्रम की व्यवस्था को अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ भी हैं। नोट करते रहिएगा कहीं पर। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, अग्नि या सोम थे, याद रखिएगा। तो आई होप ऋग्वेद से रिलेटेड चीज़ें आप समझ गए हों। और उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल के बारे में आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल कैसा था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। पूर्व वैदिक काल की सभ्यता एवं जो संस्कृति उसके नींव पर जो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता या संस्कृति थी उस पर भव्य महल खड़ा होता है। मतलब जब आर्य लोगों ने अपनी सभ्यता बनाई जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, उस समय वो कम चीज़ों को जानता था और उसने अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए एक नींव डाल दी थी और उसी नींव पर एक भव्य इमारत खड़ी होती है जिससे उत्तर वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल तक आर्य पूरे भारत में फैल चुके थे और आर्यों ने गंगा या यमुना नदी के किनारे उपजाऊ और सिंचित क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया और आर्यों में संपूर्ण भारत में फैल जाने के कारण इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त। तो नोट कर लीजिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि मतलब उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्यों की जो संस्कृति या सभ्यता थी पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर हो चुकी थी। तो आर्यों के बारे में जितने भी तरह की बातें हैं इम्पॉर्टेंट वो हम देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दशा कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिदृश्य पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। इस काल में जन का स्थान जनपद ले चुका था। पूर्व वैदिक काल में जन होता था लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन का स्थान जनपद ले चुका था। राजा जिस भी निश्चित भूभाग का स्वामी होता था और राजा जहां पर शासन करता था अब उस स्थान को जनपद कहा जाने लगा था। इस व्यवस्था में देखिए कर वसूलने की भी व्यवस्था को कठोर बना दिया गया। मतलब आप लोग तो ये जानते हैं कि कर हमेशा से लिया गया है और कर वसूलने की जो व्यवस्था थी वो पहले काफ़ी आसान थी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते कर वसूलने की व्यवस्था को थोड़ा कठोर बना दिया गया और कर को जो इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था जिसके पास पूरा अधिकार था कि वो लोगों से कर वसूल करेगा, टैक्स वसूली करेगा, तो उस व्यक्ति को भाग दूध कहा जाता था जो उत्तर वैदिक काल में टैक्स को वसूला करता था। तो ये उसकी राजनीतिक दशा थी। आई होप कि आप समझ गए हों।
अब हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे। देखिए, वर्ण व्यवस्था की जो वास्तविक स्थापना थी वो उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वर्ण आश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। जैसे आप लोगों ने अभी पूर्व वैदिक काल में देखा कि वर्ण व्यवस्था उसमें भी थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो वैसी ही थी, लेकिन बस उस व्यवस्था में और कठोरता आ गई थी। पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत सिंपल चीज़ें नहीं थी, अब कठोर होती चली जा रही थी। वर्णों का आधार कर्म पर अब आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। मतलब अब इसमें सबसे उच्च जाति हो गई थी ब्राह्मण। पहले कर्मों के आधार पर होता था, मगर अब जाति के आधार पर होगा। तो जो 4 वर्ण थे उसमें सबसे उच्च जाति ब्राह्मण थी, जो यज्ञ कराते थे, ज्ञान बांटते थे। क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे। उसके बाद वैश्य जो व्यापार करते, शूद्र जो युद्ध में हारे हुए लोग होते थे, या जो नौकर वगैरह होते थे, दास होते थे, वो शूद्र होते थे। तो इस तरह से जाति के आधार पर अब ये वर्ण व्यवस्था बढ़ चुकी थी उत्तर वैदिक काल आते आते। बात करते हैं विवाह की क्या स्थिति थी। तो उत्तर वैदिक काल के समाज में शादी करने की जो उम्र थी 17 वर्ष कर दी गई थी। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी उसमें काफ़ी गिरावट आ गई थी अकॉर्डिंग टू पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, मगर उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की, औरतों की स्थिति काफ़ी खराब देखने को मिली थी। बात करते हैं धार्मिक विश्वास कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था। देखिए, उत्तर वैदिक सभ्यता में धर्म का स्वरूप बदल चुका था और इस काल में यज्ञों और धार्मिक कर्म कांडों की प्रधानता हो चुकी थी कि जो यज्ञ है, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उनमें अब धर्म की चीज़ों पर प्रधानता दिया जा रहा था उत्तर वैदिक काल आते आते। यज्ञों और कर्म कांडों ने इस काल की धार्मिक आस्था को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया था। प्रजाति, विष्णु और शिव के रूप में त्रिदेवों की उपासना पर अधिक बल दिया जाने लगा कि प्रजापति, विष्णु या शिव, इन त्रिदेवों की उपासना किया जाए, इन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था भी कठोर हो चुकी थी और धार्मिक चीज़ें भी कठोर हो गई थी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के लोगों की आर्थिक जीवन के बारे में कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए, इस काल में कृषक जो थे, किसान जो थे, गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल, गन्ना सभी चीज़ें उगाने लगे थे। पशुओं को पालना भी इस सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। मतलब पूर्व वैदिक काल में भी पशुओं को पाला जाता था। ये लोग भी पशुओं को पालते थे और उससे व्यवसाय करते थे, क्योंकि पशु दूध भी देते थे, जिनको बेचकर वो अपनी आजीविका चलाते थे और खेती भी वो हर तरह की करने लगे थे अपने भरण पोषण के लिए। अब जितने भी वेद थे उनके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में तो हमने इसके पहले ही देख लिया, मतलब जब हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ रहे थे, क्योंकि ऋग्वेद में ही हमें पूर्व वैदिक काल की पूरी जानकारी मिलती है, जिसे इस कारण उसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। जबकि यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद में हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो आइए हम थोड़ा सा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में भी जान लेते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी पूरा वर्णन है। सामवेद में शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गान हैं और संगीतमय स्रोत का वर्णन भी इसमें किया गया है। अब देखिए, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। ये जो है ऋषि के द्वारा इसको रचित किया गया है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग इसमें 6000 गद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। तो ये सब इसके बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और आई होप कि आप ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद सबके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे अपलोड की जा रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, चाहे फिर आप कोई भी सब्जेक्ट अपने बीए में पढ़ते हो। और बीए के 3 सालों तक यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लास मिलती रहेगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।